सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई ने 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए ऑफिशियली निकाली हुई है, इसके कंप्लीट सॉल्यूशंस को समझेंगे। ये सीबीएसई ने सेकेंड सैम्पल पेपर दिया हुआ है। एक और सैम्पल पेपर सीबीएसई ने निकाली थी जिसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशंस करवा रखा है। अगर आपको देखना होगा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, जाके आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम इस वाले सैम्पल पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बिलो। यहाँ पे एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दिखाया गया है। तो क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लेके इसमें से क्या सही है। अब रिएक्टेंट क्या होता है सर, तो एरो के इस साइड वाला होता है रिएक्टेंट और एरो के इस साइड वाला होता है प्रोडक्ट। अब यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में कि टाइप ऑफ आयन ऑफ आर इन प्रोडक्ट। यहाँ पे जो प्रोडक्ट में मिला था, फिर से मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो प्रोडक्ट में हमें मिला था, इसमें ये जो आर है ये किस टाइप का आयन है, कैटायन है या एनायन है, पहले तो हमें ये पता करना है। तो कैटायन कब होगा, जब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स बनाएगा, और एनायन कब होगा, जब निगेटिवली चार्ज्ड आयन्स बनाएगा। अब देखो इसी रिएक्शन को हमने नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंपाउंड जो फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पे ये जो PQ ये कंपाउंड एक फॉर्म हुआ है, इसमें एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। जिसमें से स्टार्टिंग वाला जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसके बाद वाला निगेटिव होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो अब PR है इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव और निगेटिव होगा। आप देखो क्वेश्चन में क्या यहाँ पे दिया गया था, टाइप ऑफ आयन ऑफ आर इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में यहाँ पे नीचे देखो ये जो प्रोडक्ट में हमें ये जो आर मिला था, अब बताओ ये कैटायन है या एनायन है। तो अभी हमने बताया था कैटायन जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स बनाता है, एनायन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज आयन्स बनाता है। तो आर में यहाँ पे निगेटिवली चार्ज आयन्स बनाया हुआ है, तो या तो C होगा या तो T होगा, इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब सवाल आ जाता है कि सर ये मोर स्टेबल है कि लेस स्टेबल है। तो ऑब्वियसली R जो है वो Q को डिस्प्लेस कर लिया है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये अब ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तभी ना वो डिस्प्लेस किया है, अदरवाइज डिस्प्लेस करता ही नहीं। तो ये मोर स्टेबल होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, ऑप्शन C कि एनायन होगा, क्योंकि निगेटिवली चार्ज आयन्स बनाया यहाँ पे देख लीजिए, और Q को हटा दिया, यानी कि अब वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इस वजह से हटाया है। तो ये जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन C हो जाएगा। अब चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। सो नेक्स्ट आगे आप क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर लिस्टेड बिलो। यहाँ पर कुछ टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि आपने ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ द सेम टाइप। तो अब बताओ इसमें से कौन सा एक ही टाइप का केमिकल रिएक्शंस है। तो आपको ये जो रिएक्शंस इसे पहचानना है कि ये किस टाइप का रिएक्शंस है इनमें से। जैसे कि ये जो फर्स्ट वाला जो रिएक्शन दिया गया है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिनके बीच में आयन का एक्सचेंज होता है। आप यहाँ पे देख रहे हो Ag जो है प्लस में है, NO3 माइनस में है, Na प्लस में है और Cl माइनस में है। तो यहाँ पे Ag और Cl देखो एक साथ आ गया है, मतलब आयन्स का एक्सचेंज हो गया है, और Na और NO3 वो एक साथ हो गया, आयन्स का एक्सचेंज हुआ है। तो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये जो S वाला है ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर भी देखो K और SO4 ये एक साथ हो गया, और OH और H2 जो है वो एक साथ आ चुका है। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, P और S। बाकी ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ये आप इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कर सकते हो। यहाँ पे P और S जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ रहा है। तो क्वेश्चन में वही पूछ रहा था ना कि इसमें से कौन सा सेम टाइप का केमिकल रिएक्शंस है, तो P और S है। सो राइट आंसर इसमें ऑप्शन D होगा। नेक्स्ट आगे आप क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, नीतू हैज़ 2 टेस्ट ट्यूब्स कॉन्टेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बट दे आर नॉट लेबल्ड। नीतू के पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं। पहला टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वहीं दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। मतलब कि एक टेस्ट ट्यूब में एसिड है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में बेस है।
बट दिक्कत ये है ना कि ये लेबल्ड नहीं है, पता ही नहीं है कि इन दोनों टेस्ट ट्यूब में से किस में एसिड है और किस में बेस है। तो आगे क्वेश्चन है कि एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, इसमें से कौन सा सॉल्यूशंस हम इसमें ऐड करेंगे जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन है और कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है। तो हमें एक एक करके ऑप्शन लेके देखना होगा। तो हम पहले ऑप्शन सी लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला पता होगा NaCl। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, कॉमन साल्ट होता है ना, न्यूट्रल होता है। तो सोडियम क्लोराइड को आप चाहे एसिडिक सॉल्यूशन में डालो, मतलब एसिड में डालो या बेस में डालो, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही हट गया। यहाँ पर भी सोडियम क्लोराइड है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बाकी बच गया दो ऑप्शन। तो आते हैं पहले विनेगर पे। ये हम लोग के पास दो सॉल्यूशन था, एक में एसिडिक है एक में बेसिक है। अभी पता नहीं है किस में एसिड है किस में बेस है। आपको पता होगा ना विनेगर क्या है, ये होता है एसिडिक। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में आपने पढ़ा होगा, ये एसिडिक होता है। तो सपोज़ कर लो कि अगर एक टेस्ट ट्यूब में एसिड है, अभी पता नहीं है, इसमें सपोज़ कर लो एसिड है, तो एसिड क्या एसिड के साथ रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। हाँ, एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। मतलब विनेगर जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये जो बेस था इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन रिएक्ट करके ये क्या फॉर्म करेगा? कॉमन साल्ट फॉर्म करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन इसके साथ कोई गैस इवॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पता नहीं कर सकते हैं, विनेगर से हम पता नहीं कर सकते हैं कि दोनों टेस्ट ट्यूब में से किस में कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। ठीक है, पता नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर हम बेकिंग सोडा ले, बेकिंग सोडा इसका फॉर्मूला बच्चों आप लोगों को पता होगा, ये होता है NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो रिएक्ट करने से हमें प्रोडक्ट में NaCl प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इवॉल्व होता है, बाहर जाता है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने लगेगा ना, ऊपर की तरफ जाने लगेगा, समझ जाएंगे यही तो सॉल्यूशन है जो एसिडिक है। तो एसिडिक पहचान लिए तो बेसिक भी पहचान लिए, दूसरा वाला भी पहचान लिए। तो बस यही तरीका है, हमें पता चल गया कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये हम लोग का राइट आंसर है, बेकिंग सोडा होगा। कैसे होगा पता चल गया, क्योंकि बेकिंग सोडा जैसे ही एसिडिक मीडियम में आएगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना शुरू होगा, जिससे कि पता चल जाएगा कि यही जो है एसिडिक सॉल्यूशन है। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, सोनिया हैज़ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 3 साल्ट्स, सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड एंड एमोनियम क्लोराइड। सोनिया के पास 3 साल्ट का एक्वा सॉल्यूशन है। 3 टेस्ट ट्यूब में कौन कौन से 3 साल्ट्स का है? तो सोडियम एसीटेट का है, सोडियम क्लोराइड का है और एमोनियम क्लोराइड का है। आगे क्वेश्चन है, ऑन चेकिंग सी फाइंड्स द pH ऑफ द सॉल्यूशंस टू बी 4.6, 7 और 8.9। जब चेक करी तो इन तीनों सॉल्यूशंस का जो pH वो निकाली, वो 4.6 फाइंड करी, 7 फाइंड करी और 8.9 फाइंड करी। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द साल्ट्स विथ रिस्पेक्टिव pH। तो इसमें से जो करेक्टली मैच है वो हमें पता लगाना है। तो कैसे करेंगे? तो भाई देखो, इसके लिए ना आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आपको सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, सोडियम क्लोराइड का, ये तो आसान है, सोडियम क्लोराइड अभी हमने बताया NaCl, और एमोनियम क्लोराइड का। तो चलो इन तीनों का सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला जो लिख कर है वो बताता हूँ। सबसे पहले हम सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि होता है CH3COONA। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो साल्ट है ये बना कैसे होगा। ये जो साल्ट है ये CH3COOH और Na है ना, तो ऑब्वियसली बेस से बना होगा। ठीक है, और एक चीज़ आपने पढ़ा होगा एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये जो होता है वो वीक एसिड होता है। तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इससे क्या हम निकाल सकते हैं? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि बेस में pH क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है।
तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे 7 से ज़्यादा पीएच कौन सा दिया गया है, 7 से ज़्यादा पीएच दिया गया है 8.9। तो 8.9 सोडियम एसीटेट कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है सोडियम एसीटेट। तो ये दोनों में से या तो बी होगा या तो डी होगा, इतना पता चला। अब चलो यहाँ पे सेकेंड वाला फॉर्मूला लिखते हैं जो कि था सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, कॉमन साल्ट। ये आपने ऑलरेडी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा हुआ होगा। ये कैसे बनता है, तो NaOH से बनता है और HCl से बनता है। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। इसका pH एग्जैक्टली 7 होता है, एग्जैक्टली इसका जो pH होता है वो 7 होता है। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड मिलके वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल है यानी कि इसका pH 7 होगा। तो देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड कहाँ पे है। देखो या तो ऑप्शन ये बी था या फिर डी था, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम क्लोराइड हम देख रहे हैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो बस जो आंसर है वो हम पता लगा चुके हैं कि ये जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि पहला वाला का जो pH था वो हम निकाले थे, सोडियम एसीटेट का वो 8.9 निकाले थे, इसका हम सोडियम क्लोराइड का 7 निकाल लिए। बाकी एमोनियम क्लोराइड का 4.6 होगा, यानी कि ये एसिडिक होगा। अब कैसे, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो भी दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं यहाँ पे एमोनियम क्लोराइड का सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूँगा। एमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। अब आपको पता होना चाहिए कि ये बनता कैसे है। तो ये बनता है NH4OH से और HCl से। यहाँ पे देखो Cl है ना, तो HCl से बनेगा। अब ये जो होता है OH है, तो ऑब्वियसली ये वीक बेस होगा, और ये जो HCl होता है पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, तो ऑब्वियसली एसिडिक होगा। ठीक है, यानी कि ये जो अमोनियम क्लोराइड होगा वो एसिडिक होगा, यानी कि pH 7 से कम होगा। तो अमोनियम क्लोराइड का जो pH होगा वो 7 से कम होगा। देख लो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे है ना, 7 से कम है ना, 4.6 दिया गया है। तो बस आंसर डी हो गया, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। सो नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन आर्टिकल्स विथ अ लेयर ऑफ जिंक टू प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर में जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे कि आयरन को रस्ट होने से यानी कि जंग लगने से हम बचा सके। जैसे सपोज़ करो यहाँ पे हमने एक आयरन आर्टिकल्स बना लिया, अब इसके ऊपर में हम जिंक का एक लेयर चढ़ा दिए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। अब हम क्यों चढ़ाएं, ताकि हम ये जो आयरन आर्टिकल्स है इसको जंग लगने से बचा सके, इस वजह से चढ़ाएं। आगे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाउ जिंक प्रिवेंट्स द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इनमें से कौन कौन सा सही है, जिंक किस प्रकार से आयरन को रस्ट होने से जंग लगने से बचाता है। पी में यहाँ पे दिया गया है कि एक गैल्वेनाइज्ड आयरन आर्टिकल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। ये जो गैल्वेनाइज्ड आयरन आर्टिकल है इस पर ऑक्सीडेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब ये जंग नहीं लगेगा। इस पर जो भी ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन पड़ने के वजह से क्या जिंक जंग नहीं लगता है। तो आपने ये वाला इक्वेशन पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो रिएक्शन होता है, जिंक का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करके ZnO ये फॉर्म करता है। तो ऐसा नहीं कि जंग नहीं लगता है, इसका कोई जिंक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, वो भले ही प्रोटेक्ट करता है आयरन को, जो भी जंग लग रहा है वो तो जिंक लग रहा है, आयरन तो मेरा बच रहा है ना, बाद में फिर से हम लेयर चढ़ा देंगे जंग लगने के बाद। लेकिन हाँ, जो ये पहला ऑप्शन दिया हुआ था ये गलत स्टेटमेंट दिया गया है कि जो गैल्वेनाइज्ड आयरन आर्टिकल है उस पर ऑक्सीडेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। अब सेकेंड में दिया गया है कि द जिंक कोटिंग प्रिवेंट्स कॉन्टैक्ट्स ऑफ आयरन विथ एयर। तो जो जिंक की हम कोटिंग चढ़ाए हैं वो एयर से बचाता है, तो बिल्कुल बचाता तो है। जंग तो लग रहा है, तो जो जिंक है वो जंग लग रहा है तो वो तो बचा ही रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब आर में दिया गया है कि जिंक अंडरगोज कोरोजन मोर इजीली देन आयरन। जिंक ज़्यादा इजीली कोरोड होगा आयरन के कंपैरिजन में।
तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कैसे? तो आपको पता होगा कि जिंक जो होता है वो आयरन से मोर रिएक्टिव मेटल होता है। तो पहले ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करेगा वो जिंक करेगा, तो जिंक जल्दी कोरोड होगा इन कंपैरिजन टू आयरन। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सो जो स्टेटमेंट है वो क्यू और आर सही है, यानी कि ये जो ऑप्शन डी है ये हम लोग का सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। सो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ अ मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके मेटल को प्योर बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग रिफाइनिंग भी कहते हैं, इसको याद रखना। मेटल को प्योर बनाने का जो प्रोसेस होता है इसको हम रिफाइनिंग कहते हैं। तो वही क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ ए मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम मेटल को प्योर बनाते हैं तो व्हाट हैपेंस एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उस पर क्या होता है। अब देखो, आपको तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता किस पर है। ये क्वेश्चन ना हमारे NCERT किताब से दिया गया है। आप रिफाइनिंग ऑफ मेटल ये वाला टॉपिक जब लाओगे तो आप यहाँ पे देखो, कैथोड पे देखो यहाँ पे निगेटिवली चार्ज्ड आयन्स यहाँ पे बना हुआ है और एनोड पे पॉजिटिव यहाँ पे दिया गया है। तो क्वेश्चन में हम लोग का यहाँ पे दिया गया था नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, तो कैथोड पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में अगर यहाँ पे आप देख रहे हो एट कैथोड, यहाँ पे क्या दिया गया, ये मेटल है, मेटल के साथ आप देख लो कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, गेन हुआ है और फिर ये न्यूट्रल आया। ठीक है, इसी प्रकार से कॉपर के साथ भी होता है। अगर Cu2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा और फिर कॉपर जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो आंसर जो है आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है कि जो मेटल्स आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जैसे कि अभी हम 2 केसेस आपको दिखाएं, सोडियम में भी देखा कि आपने 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ था और कॉपर में भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ था, और फिर जो मेटल के एटम्स होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। जो सोडियम आयन से सोडियम बना था और कॉपर आयन से हमें कॉपर मिला था। सो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, मेटल्स आर लस्ट्रस एंड शाइन स्पेशली व्हेन देयर फ्रेशली कट सरफेसेस आर एक्सपोज्ड। ये हमने मेटल्स और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, यानी कि शाइन करते हैं, चमकते हैं। तो यहाँ पे देख लो 4 मेटल्स दिए गए हैं, ये चारों मेटल्स शाइन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे ये दिया गया है कि इन चारों मेटल्स में से, इन चारों मेटल को अगर हम एयर पे खुला छोड़ दे तो इन चारों मेटल्स में से कौन सा मेटल ऐसा है जो सबसे पहले अपने लस्ट्रस को लूज़ करेगा, मतलब चमकना बंद कर देगा पहले। तो इसके लिए तरीका याद रखना कि इन चारों मेटल्स में से जो भी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने लस्ट्रस को सबसे पहले लूज़ करेगा। तो हम पता कैसे करेंगे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ याद रखा होगा, तरीका भी पता होगा कैसे हम उसको याद रखते हैं। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, कैसे होता है पोटेशियम, नाथ मतलब कि सोडियम। तो यहाँ पे देख लो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या आया, सोडियम। तो ये राइट आंसर होगा। समझ में आ गया, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने लस्ट्रस को सबसे पहले लूज़ करेगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है सोडियम, तो ये हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे आप क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अपटेक ऑफ वाटर इन प्लांट्स। प्लांट्स में वाटर जो होता है वो ऊपर की ओर जाता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था लाइफ प्रोसेस में, ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक में। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है कि प्लांट में ये जो ऊपर की ओर वाटर जाता है, तो इसको लेकर यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से कौन सा सही है। तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो वाटर रूट के थ्रू प्लांट के ऊपर जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। वाटर मूव हाई टू लो कंसंट्रेशन, जो वाटर है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। फिगर में भी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो वाटर है ये रूट के थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा ये ऊपर की ओर जो वाटर है वो जाता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में।
तो इसमें जो आंसर है आप यहाँ पे देखो ऑप्शन बी में दिया गया है ना कि वाटर्स इंटर्स द रूट्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से जो वाटर है वो रूट्स के थ्रू जो होता है वो इंटर करता है। सो राइट आंसर आपका ये ऑप्शन डी होगा। अब नेक्स्ट आगे ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर बच्चा कर सकता है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल्स रेफर टू द एक्सटेंट हीमोग्लोबिन इज बाउंड टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल्स का मतलब होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाती है, द एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज, तो जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होती है वो कम होते जाती है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल्स एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज। तो जब हम एल्टीट्यूड को इंक्रीज करते हैं, मतलब ऊंचाई को हम बढ़ाते जाते हैं, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल्स को लेके इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमें बताना है। देखो ये आपने पहले भी कई बार सुना हुआ होगा कि हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे जो ऑक्सीजन है वो कम होते जाता है। आप देखो एल्टीट्यूड यहाँ पर दिया गया है और ऑक्सीजन यहाँ पर दिया गया है। तो स्टार्टिंग में आपको पता होगा यहाँ 0 होता है, फिर 1 2 3 4 इस प्रकार से, यहाँ पर भी उसी तरह से 1 2 3 4 इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, यानी ऊंचाई बढ़ रही है, और इधर क्या दिखाया गया है कि ऑक्सीजन बढ़ रहा है, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, यहाँ पे देखो एल्टीट्यूड और ऑक्सीजन सेचुरेशन लिखा भी है। तो यहाँ पे क्या है, इस ग्राफ में क्या दिखाया गया है कि एल्टीट्यूड अगर मान के चलो 1 है तो ऑक्सीजन भी देखो कम मिल रहा है। अब जैसे ही एल्टीट्यूड बढ़ा ऑक्सीजन बढ़ा, फिर यहाँ पे एल्टीट्यूड बढ़ा ऑक्सीजन बढ़ गया। तो ऐसा नहीं होता है कि एल्टीट्यूड बढ़ने से ऑक्सीजन कम होता है, ऊंचाई बढ़ने से ऑक्सीजन कम होते जाता है। हमें पता है ना कि हम जैसे जैसे आसमान की ओर जाते हैं ऑक्सीजन कम होते जाता है। तो यहाँ पे ऊंचाई बढ़ रही है तो ऑक्सीजन कम होना चाहिए ना, तो ये तो ग्राफ तो दिखा रहा है कि ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि एल्टीट्यूड कम है ऑक्सीजन भी कम है, एल्टीट्यूड बढ़ते जा रहा है ऑक्सीजन बढ़ते जा रहा है, मतलब एल्टीट्यूड ऊंचाई बढ़ते जा रही है ऑक्सीजन भी बढ़ते जा रहा है, तो ये ग्राफ भी गलत है। ऊंचाई बढ़ेगी तो ऑक्सीजन कम होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है यहाँ पर, तो फिर जो ऑक्सीजन है वो भी बढ़ते जा रहा है, तो ये ग्राफ भी नहीं होगा। और कांस्टेंट तो होगा नहीं कि एल्टीट्यूड बढ़ते जा रहा है और ऑक्सीजन जैसे का वैसे है, ऐसा तो होगा नहीं, ये तो ग्राफ होगा नहीं। तो राइट आंसर हम लोग का यही होगा, ऑप्शन क्यू। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो दिखाया गया है इसको मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, फिर यहाँ 3 है और 4 है, तो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, ये एल्टीट्यूड बढ़ रहा है। तो एल्टीट्यूड देखो जितना कम हो रहा है ऑक्सीजन देखो यहाँ पे उतना ज़्यादा हो रहा है, और एल्टीट्यूड अगर 4 हो गया तो ऑक्सीजन देखो कम हो गया, मतलब एल्टीट्यूड बढ़ते जा रहा है ऑक्सीजन घटते जा रही है। देखो ऑक्सीजन घटते जा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, घट रहा है। एल्टीट्यूड बढ़ रहा है ऑक्सीजन घट रहा है, तो जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन क्यू होगा। सो नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूजफुल टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन इवन व्हेन ओव्यूलेशन ऑकर्स। बताना है कि इनमें से हम कौन कौन से मेथड का यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए जब ऑलरेडी ओव्यूलेशन हो चुका है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि फीमेल के ओवरीज में एग्स रिलीज़ होते हैं, तो अगर ऑलरेडी एग्स रिलीज हो चुका है तो फर्टिलाइजेशन को हम किस प्रकार से कौन कौन से मेथड का इनमें से यूज़ करके हम रोक सकते हैं, वही हमें बताना है। तो पहला जो मेथड है वो दिया गया है सर्जिकल ब्लॉकिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अगर हम फैलोपियन ट्यूब को सर्जिकल मेथड के द्वारा अगर हम उसको ब्लॉक कर दे तो इससे हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकेंड में दिया गया है कॉपर टी। देखो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो आपने कॉपर टी के बारे में भी कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा कि ये जो कॉपर टी का यूज़ है ये फीमेल लोग करती हैं। ठीक है, एक टी टाइप के शेप में ओवरी में मतलब लगाया जाता है जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो या फिर फर्टिलाइजेशन को रोका जा सके, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन भी होगा। ये जो थर्ड ऑप्शन है ना ओरल पिल्स, ये नहीं होगा, क्योंकि ओरल पिल्स का यूज़ किया जाता है ताकि एग्स ना आए इसके लिए, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि ओव्यूलेशन ऑलरेडी हो चुका है, एग्स जो है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, जबकि ओरल पिल्स का यूज़ किया जाता है एग
रिलीज़ होने में देरी हो उसके लिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आगे एक और ऑप्शन दिया गया है कॉन्डम, तो इसके बारे में कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा कि ये भी एक मैकेनिकल बैरियर होता है जिससे कि हम फर्टिलाइजेशन को होने से रोक सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो राइट आंसर है वो हम लोग का ये तीनों होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी PQS। सो यहाँ पे देख लेते हैं PQS किस में है, ऑप्शन सी में। सो ये हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे अब ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हियरडिटी एंड इवोल्यूशन से क्वेश्चन को पूछा गया है। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़े हुए होंगे, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। सो क्वेश्चन में दिया गया है कि इन कैटल हैविंग हॉर्न्स, कैटल यानी कि पशु और हॉर्न्स यानी कि सिंग, यानी जिन पशुओं में सिंग होता है, इज़ अ रेसेसिव ट्रेट, तो उनमें रेसेसिव ट्रेट है। सर ये रेसेसिव ट्रेट क्या होता है? तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो आप दो तरह के ट्रेट्स के बारे में पढ़ोगे, एक पढ़ोगे रेसेसिव ट्रेट के बारे में और दूसरा पढ़ोगे डोमिनेंट ट्रेट के बारे में। सर ये ट्रेट का मतलब क्या होता है? ट्रेट्स का मतलब बच्चे होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि विशेषता बतलाना। तो जैसे कि अभी हमने कहा कि दो तरह के ट्रेट के बारे में पढ़ोगे, एक पढ़ोगे रेसेसिव ट्रेट। रेसेसिव ट्रेट यानी कि जो कम पावरफुल होगा, इसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे देखो दिया गया है कि जिन पशुओं में सिंग होगा उसको यहाँ पे देखो रेसेसिव ट्रेट लिया गया है और कोड लिया गया है स्मॉल लेटर H। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है कि जिन पशुओं में सिंग नहीं होगा, टू नॉट हैविंग हॉर्न्स, उसको कैपिटल H से डिनोट किया गया है, यानी कि ये जो ट्रेट होगा ये डोमिनेंट ट्रेट होगा। इतना तक समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्मॉल H आया होगा ये कैसे आया होगा। तो ऑब्वियसली इसके लिए दोनों रिसेसिव ट्रेट होंगे, मतलब दोनों जो पेरेंट्स होंगे वो रेसेसिव ट्रेट होंगे, तभी जाके ये रेसेसिव ट्रेट बना सकता है। लेकिन कैपिटल H कब आया होगा? तो इसके दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, या तो दोनों पेरेंट्स जो होंगे वो डोमिनेंट होंगे, या तो एक पेरेंट डोमिनेंट होगा दूसरा पेरेंट जो होगा रेसेसिव होगा, तो इससे भी कैपिटल H ही हमें रिजल्ट मिलेगा। सर ये दोनों तो समझ में आया, ये कैपिटल H क्यों हुआ, स्मॉल H क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें एक स्मॉल है एक कैपिटल है। तो बच्चों जैसे कि अभी हमने कहा कि जो कैपिटल H होता है वो ज़्यादा डोमिनेंट करता है, तो ज़्यादा डोमिनेंट यानी कि ज़्यादा पावरफुल, तो इसी वजह से जो उसके ऑफ स्प्रिंग्स होंगे तो वो ऑब्वियसली जो डोमिनेंट ट्रेट होगा उसी को वो फॉलो करेगा, तो इसी वजह से यहाँ पे कैपिटल H आया। तो यहाँ पे कैपिटल H आने के दो पॉसिबिलिटी हैं, स्मॉल H आने के एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है कि when cattle with horns are crossed with cattle that do not have horns, the number of offsprings having horns was equal to the those not having horns। अब इसका मतलब समझो, देखो यहाँ पे दिया गया कि जिन कैटल्स में, जिन पशुओं में सिंग होंगे उसको क्रॉस करना है जिन पशुओं में सिंग नहीं होंगे उनके साथ। अब ये सर क्रॉस कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं आपको क्रॉस करने के लिए सिखाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो, यहाँ पे क्रॉस करने के लिए सिखाऊंगा। तो क्रॉस, आप दो तरह के क्रॉस के बारे में पढ़ोगे, एक पढ़ोगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा पढ़ोगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया गया है, क्योंकि एक ही तरह का ट्रेट है ना, सिर्फ बताना है कि सिंग है या सिंग नहीं है, इसी तरह का ट्रेट है, और दूसरा तो विशेषता दिया गया है नहीं। तो जो सिंगल दिखाया जाता है ना, इसमें सिंगल ट्रेट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमें करना होता है, तो कैसे करेंगे? तो जैसे कि अभी हमने कहा कि इसके दो पॉसिबिलिटी हैं, एक तो पॉसिबिलिटी तो जैसे जो स्मॉल H आया था उसका एक ही पॉसिबिलिटी था, इसके दो पॉसिबिलिटी थे, या तो दो कैपिटल H होता है या तो एक कैपिटल होता है एक स्मॉल होता, तो कैपिटल H आता, यहाँ तक पता था। अब हम इन दोनों में से इसी को क्यों लिए? क्योंकि जैसे कि क्वेश्चन में ही क्या दिया गया था, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया था ना कि नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, जो भी ऑफ स्प्रिंग, जो भी बच्चे जन्म लेंगे जिनके हॉर्न्स होंगे और जिनके हॉर्न्स नहीं होंगे, और जो बच्चे पैदा होंगे ना वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो इसकी पॉसिबिलिटी तभी होगी जब एक इसमें से स्मॉल H होगा और एक कैपिटल H होगा। अगर आप दोनों को कैपिटल H लेके आप इसका क्रॉस करोगे ना तो फिर नंबर इक्वल नहीं होंगे ऑफ स्प्रिंग्स के। आप चाहो तो करके देख सकते हो, आपको मैं यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ कैसे क्रॉस करेंगे, आप एक बार करके देख लेना, ऑफ स्प्रिंग्स इक्वल उसमें नहीं आएगा। तो इसमें हम क्रॉस कैसे करते हैं, तो इसको हम इसके साथ लेंगे तो क्या स्मॉल H और ये कैपिटल H इस प्रकार से बनेगा, फिर इसको और इसको हम ले लिए तो स्मॉल H बनेगा। फिर हम और क्या ले सकते हैं,
तो इसको और इसको लेंगे तो ये भी स्मॉल एच बनेगा, और एक हम इसको और इसको लेंगे तो ये कैपिटल एच और स्मॉल एच बनेगा। ठीक है, मतलब समझ में आ गया। एक बार इसके साथ इसको लेना है और एक बार इसके साथ इसको लेना है। ठीक है, एक बार इसके साथ इसको फिर इसके बाद इसके साथ इसको और इसको। अब यहाँ पे आप देख लो, एक स्मॉल एच, एक कैपिटल एच, एक स्मॉल एच, एक कैपिटल एच, और यहाँ पे दोनों स्मॉल एच आया। तो इनके जो बच्चे होंगे, जो भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे, वो कैपिटल एच वाले होंगे, यानी कि जिनमें सिंग नहीं होगा वैसे वाले होंगे। और इन यहाँ पे जो बच्चे हुए वो कैसे होंगे, जिनके सिंग होंगे। ठीक है, तो इक्वल आया ना, यहाँ पर भी देखो ये 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया। क्लियर हो गया होगा। अब चलो, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू। अब इसमें बताना है कौन सा सही है। अब भाई देखो, यहाँ पे एक दिया गया होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब भाई ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस सर क्या है। देखो, अभी हमने आपको यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें सिखाई, होमोजाइगस का मतलब होता है, होमोजाइगस का बच्चों मतलब होता है, याद रखना, कि अगर दोनों कैपिटल एच होगा तो ये होगा होमोजाइगस, या फिर दोनों स्मॉल एच होता तो ये होगा होमोजाइगस। और अगर एक स्मॉल होता और एक कैपिटल होता, या फिर एक कैपिटल होता और एक स्मॉल होता, तो इसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस और इसको कहेंगे होमोजाइगस। समझ में आ गया होगा। अब इसमें बोला गया कि दोनों जो पेरेंट्स हैं वो होमोजाइगस है, तो आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, क्या होमोजाइगस दोनों आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या दोनों इक्वल है। तो एक तो है एच है, बट ये तो अलग अलग हो गया, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा। अब सेकेंड में है कि वन पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। एक पेरेंट जो होमोजाइगस होगा वो डोमिनेंट करेगा। देखो, एक पेरेंट होमोजाइगस, तो एक देखो यहाँ पे ये जो पेरेंट्स है ये होमोजाइगस तो है, एक पेरेंट होमोजाइगस है, क्लियरली है, लेकिन क्या ये डोमिनेंट कर रहा है? नहीं। ये डोमिनेंट कब होता? जब दोनों एच एच होता तो डोमिनेंट करता। ये होमोजाइगस तो है बट डोमिनेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, डोमिनेंट कब होता? जब एच एच होता यानी कैपिटल होता, तो डोमिनेंट नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये तो खैर नहीं हुआ था। अब इसके बाद नेक्स्ट में दिया गया है कि बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस। क्या दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस है? चलो देखते हैं। देखो, एक इसमें से होमोजाइगस है और एक हेट्रोजाइगस है, तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस सॉरी दोनों नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा। एंड लास्ट दिया गया कि वन पेरेंट इज हेट्रोजाइगस। ऑब्वियसली यही आंसर होगा, एक बच गया, एक पेरेंट जो है वो हेट्रोजाइगस है। तो अभी हमने देखा था कि एक पेरेंट्स क्या था? हेट्रोजाइगस था। यहाँ पे अभी हमने देखा था एक पेरेंट्स जो है वो हेट्रोजाइगस है और एक पेरेंट्स होमोजाइगस था, तो एक पेरेंट्स हेट्रोजाइगस। आंसर सही आ रहा है। सो राइट आंसर हम लोग का ये ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो, क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछा गया था, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश किया है कि आपको मैं सही से समझा सकूं। फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो एक बार चैप्टर को जाके पढ़ लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सो नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। Patient X was suffering from a pancreatic condition due to which the pancreas was not functioning adequately. एक पेशेंट X है, ये पैनक्रियाटिक कंडीशन से सफ़र कर रहा है, जिसके वजह से उसका जो पैनक्रियाज है वो सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डॉक्टर लाइकली टू सजेस्ट टू सच एन इंडिविजुअल। तो ये जो पेशेंट X था, इसको जो डॉक्टर है वो क्या सजेस्ट करेगा। तो अगर आपने लाइव प्रोसेस पढ़ा हुआ होगा तो एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि जो पैनक्रियाज होता है ये दो तरह के इंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, एक होता है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है लिपेज। ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन है? तो ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन करना ये स्टोमैक में वहाँ पे वो ज़्यादा इफिशियंट होता है, जबकि लिपेज का ये फंक्शन होता है कि ये जो इमल्सिफाइड फैट होते हैं, यानी छोटे छोटे जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पे ये जो लिपेज होता है ना, ये ज़्यादा इफिशियंट होता है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि ट्रिप्सिन का जो मेन रोल है वो हमने स्टोमैक में ही देखा, वहाँ पे उसका डाइजेशन जो होता है वो ज़्यादा इफिशियंट होता है, जबकि पैनक्रियाज में लिपेज का ज़्यादा इफिशियंट होता है। ठीक है, इसका डाइजेशन ज़्यादा इफिशियंट होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ऑप्शन बी है दिया गया है कि ईटिंग अ डाइट विथ लो फैट कंटेंट, तो यही हम लोग का राइट आंसर होगा।
अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाज केप्ट एट पोजीशन x इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट मतलब इस साइड में एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है पोजीशन x पर। किस पोजीशन पे रखा गया है वो नहीं पता है, बट इधर रखा है, बस ये दिया हुआ है। एन इनलार्ज्ड एंड वर्चुअल इमेज वाज फॉर्म्ड। तो इनलार्ज्ड और वर्चुअल इमेज बनता है, मतलब जो इमेज बनेगा वो इधर बनेगा और बड़ा बनेगा। सो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो x ऑब्जेक्ट है वो किस पोजीशन पर रखा गया है, x यहाँ पर किस पोजीशन पे रखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर में इनलार्ज्ड और वर्चुअल इमेज कब होता है, पोजीशन कहाँ होता है ऑब्जेक्ट का कि इनलार्ज्ड एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। देखो इसके लिए आपने अगर रे डायग्राम सीखा हुआ होगा लाइट चैप्टर में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, तो आपको पता होगा। यह है कॉनकेव मिरर। यहाँ पे आप देख रहे हो पोल और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो इससे जो इमेज बना वो वर्चुअल बना और इनलार्ज्ड बना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे देखो बी में दिया गया है, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, द फेस ऑफ द मून दैट इज विजिबल टू अस इज कॉल्ड एज द नियर साइड एंड द फेस ऑफ द मून विच इज इनविजिबल टू अस इज कॉल्ड एज फार साइड। मून का वह फेस जो विजिबल है यानी जिसे हम देख पाते हैं उसको हम नियर साइड कहते हैं, और जिस फेस को हम नहीं देख पाते यानी जो इनविजिबल है उसको हम फार साइड कहते हैं। तो क्वेश्चन में है कि व्हाट कलर वुड द स्काई अपीयर टू एन एस्ट्रोनॉट स्टैंडिंग ऑन द फार साइड ऑफ द मून एंड वाई। तो अगर मून पर कोई एस्ट्रोनॉट फार साइड पर खड़ा है तो उसको वहाँ से जो स्काई का कलर नज़र आएगा, जो स्काई का कलर दिखेगा वो कैसा दिखेगा और क्यों दिखेगा। तो भाई देखो आपको ये चीज़ तो पता होगा कि मून पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो चाहे वो नियर साइड खड़ा रहे या तो फार साइड खड़ा रहे है तो उसको जो स्काई दिखेगा मून से वो ब्लैक ही दिखेगा, है ना। सो देखो यहाँ पे ब्लू दिया है, वाइट दिया है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन सी दिया गया है कि ब्लैक एज देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन मून। कोई भी मून में एटमॉस्फेयर नहीं है जिसके वजह से जो सनलाइट है वो स्कैटर नहीं होगा, तो दूसरा कलर दिखेगा नहीं। सो राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन सी होगा। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, प्लांट्स रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सन विच दे यूटिलाइज फॉर सेवरल प्रोसेसेस। प्लांट्स सन से एनर्जी को रिसीव करती है, ऐसे भी हम जानते हैं कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो प्लांट सन से एनर्जी को रिसीव करी, देन प्लांट में सेवरल प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पे वो उस एनर्जी का उपयोग करता है यानी यूटिलाइज करता है। तो आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि द एनर्जी यूटिलाइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोसेसेस गेट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल दैट कंज्यूम्स प्लांट्स। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी वाली एनर्जी, प्लांट में जो वेरियस प्रोसेसेस हुए हैं तो इनमें से कौन सी वाली एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होगी। देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रॉफिक लेवल को समझना होगा। आवर इन्वायरमेंट का ये क्वेश्चन है, अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं भी पढ़ा है तो भी समझ में आ जाएगा। जैसे ये है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ये है थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं यानी ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन से वो एनर्जी को रिसीव किया। अब इसका जो 10% एनर्जी है वो गॉड को मिलता है, मतलब जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनको मिलता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि इस ग्रास से जो ये गॉड को एनर्जी मिला, तो जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सा एनर्जी को वो रिसीव किया, कौन सा एनर्जी जो होता है इसमें ट्रांसफ़र हुआ। तो ऑप्शन में फर्स्ट में दिया गया है कि क्या सिर्फ ग्रोथ ही वाला ही एनर्जी जो होता है इसमें ट्रांसफ़र होता है। दूसरा दिया गया है कि रिस्पायरेशन और ट्रांसपोर्ट वाली एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। देखो एक चीज़ का इसके लिए आप लोग तरीका याद रख लेना कि जो भी ये प्लांट एनर्जी जिस पर वो खर्च करेगा वो वाली ट्रांसफ़र नहीं होगी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। तो रिस्पायरेशन के लिए रिस्पायरेशन करने के लिए प्लांट को एनर्जी खर्च करना पड़ता है। जब हम लोग श्वास लेते हैं और श्वास जब हम छोड़ते हैं
तो इससे सम अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज़ होता है। तो इससे क्या पता चला कि एनर्जी हम उसका इस्तेमाल किए हैं। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसके बाद सी दिया गया है, तो भाई रिप्रोडक्शन के लिए हमें पता है कि हम कितना ज़्यादा एनर्जी का मतलब प्लांट को या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो ये भी एनर्जी का यूटिलाइज़ कर लिया, यानी कि ये भी ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ये तो खैर कर ही नहीं सकता है, इसमें भी रिस्पायरेशन दे दिया गया है। फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस में एनर्जी तो खैर यहाँ पे तो स्टोर ही होता है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। और रिस्पायरेशन देके तो ऐसे भी कहेंगे, तो यहाँ पे अगर नहीं हुआ तो यहाँ से कहाँ से होगा। ठीक है, तो ये तो 3 ऑप्शन ऐसे भी पता चल गया कि नहीं होगा। तो ऑब्वियसली यही वाला जो आंसर है वो हम लोग का राइट आंसर होगा कि ओनली जो ग्रोथ वाला ही एनर्जी होगा वो ही ट्रांसफ़र होगा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ओनली ग्रोथ। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, द एक्शन ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज क्रूशियल टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन के फॉर्मेशन के लिए इनमें से किसका होना महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन में दिया गया है ह्यूमन। क्या ह्यूमन के रहने ना रहने से ओजोन के फॉर्मेशन से कोई लेना देना है? तो नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन बी है सनलाइट, तो बिल्कुल सनलाइट हो सकता है, एक ऑप्शन ये हो सकता है। सी में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड से ओजोन के फॉर्मेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा? तो नहीं, इसका नहीं होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हम लोग का सही होता है, वो है सनलाइट। नेक्स्ट आगे अब जो क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक दिया गया है, ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन दिया गया है। आपको असर्शन पढ़ना है, रीजन पढ़ना है, समझना है कि ये सही है या गलत है। जो रीजन दिया गया है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन किया है या नहीं किया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। असर्शन में दिया गया है कि जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू जिंक मेटल ऑन हीटिंग विथ कार्बन। जिंक ऑक्साइड को अगर हम कार्बन के साथ मिला के अगर उसको हम हीट करते हैं तो हमें जिंक मेटल मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही है। जबकि रीजन में दिया गया है कि कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। जो कार्बन है वो कम रिएक्टिव होता है जिंक से। तो अगर ये कम रिएक्टिव होता तो फिर यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क ही नहीं करता। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड में जो कार्बन है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये तो हम लोग का रीज़न फॉल्स दिया हुआ है, जबकि असर्शन सही दिया हुआ है। तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है असर्शन में कि वेरिएशंस ऑलवेज प्रोवाइड अ सर्वाइवल एडवांटेज टू एन ऑर्गेनिज्म। जो वेरिएशंस होते हैं वो हमेशा सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म्स को, जो कि ये गलत है। असर्शन ही गलत दिया हुआ है। रीजन में दिया गया है कि वेरिएशंस कैन बी काउज्ड ड्यू टू इनकरेक्ट डीएनए कॉपिंग। इनकरेक्ट गलत डीएनए कॉपिंग की वजह से वेरिएशंस हो सकते हैं। सही है, रीजन सही हम लोग का दिया है, असर्शन गलत दिया है। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, तो ऑप्शन डी हम लोग का यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन में है कि आयरन फीलिंग्स स्कैटर्ड अराउंड अ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर अरेंज देमसेल्व्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। देखो, एक स्ट्रेट कैरिंग हम कंडक्टर लेते हैं, अगर हम इसमें आयरन फिलिंग्स को रख दे तो ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल की तरह ये बना नहीं लेता है कुछ इस प्रकार से, आपने पढ़ा भी होगा। तो बिल्कुल असर्शन सही है। बट रीजन में क्या दिया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो, रीजन भी सही है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, रीजन भी सही है। बट इस असर्शन का ना ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा है। तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। एक लास्ट इसका जो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, इसको समझते हैं। असर्शन में है कि ओमनीवोरस रिसीव 10% ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम द ट्रॉफिक लेवल बिलो हिम। ट्रॉफिक लेवल के बारे में अभी हमने इससे पहले आप लोग को बताया था कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्लांट आता है, ग्रीन प्लांट। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल्स में हर्बीवोरस एनिमल्स आते हैं। इसके बाद फिर ओमनीवोरस में भी एनिमल्स आ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आ सकते हैं, बट आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का ट्रॉफिक लेवल होता है। तो असर्शन में पहला तो ये दिया है कि 10% एनर्जी हम इससे लेते हैं,
मतलब जो ओमनीवोरस होता है वो अपने प्रीवियस से, जैसे ये मान के चलो एग्जांपल ले लो, ये ओमनीवोरस है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल ओमनीवोरस है, तो ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल से ये 10% एनर्जी लेगा। सही है, इससे पहले भी हमने आप लोगों को बताया था कि अपने प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल से 10% एनर्जी वो लेता है। ठीक है, तो असर्शन हम लोग का सही है, बट रीजन में क्या दिया गया है कि एन ओमनीवोरस इज ऑलवेज इन द ट्रॉफिक लेवल जस्ट अबव हर्बीवोरस, जो कि ये गलत है। हमेशा ज़रूरी नहीं है, मतलब हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ओमनीवोरस हो वो हर्बीवोरस के हमेशा ऊपर ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो असर्शन ट्रू बट रीज़न फॉल्स, यहाँ पे देख लो असर्शन ट्रू रीज़न फॉल्स, ऑप्शन सी सही होगा। तो हमने जितने भी MCQ क्वेश्चंस हैं वो सारे करवा दिए हैं। बाकी जो आगे सेक्शन बी या सेक्शन सी या सेक्शन डी के क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हम आपको अगले वीडियोज़ में समझाएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।